देखिए राजीव जी, हमारा देश पिछले कई सालों से एक अजीब से उद्वेलन का शिकार है। पूरा समाज छोटी छोटी बातों पर उबलता रहता है और इसके पीछे सरकार, सत्ता में बैठे लोग, उनकी रीति नीति, उनकी बोली बानी, उनकी कथनी करने का बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे पहले जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सरकारी इकाइयां हैं, विभाग हैं, एजेंसीज हैं, उनका दुरुपयोग नहीं होता था। तब इतना भर होता रहा होगा जितना आटे में नमक। लेकिन अब तो नमक ही नमक है, आटा तो चुटकी भर बचा है। जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जितनी स्वायत्तशासी इकाइयां हैं, वे सब सत्ता का औजार बन गई हैं। केंद्र में जो सत्ता है उन सबको वो अपनी लाठी से हाँक रही है और दुश्मनों को, दुश्मन शब्द का ही इस्तेमाल करूंगा, भारत की राजनीति में प्रतिपक्षी को, विपक्ष को, अपने से असहमत लोगों को, अपने से असहमत मत भिन्नता वाले सामाजिक संगठनों को, लोगों को दुश्मन बना दिया गया है। सत्ता और उसके समर्थक हर व्यक्ति को उसी दृष्टि से देखते हैं, चाहे कोई आंदोलन करने वाला संगठन हो, किसान हो, मजदूर हो, खिलाड़ी हो, पत्रकार हो, लेखक हो, कवि हो। और इन सबको रोकने के लिए, इन पर अंकुश लगाने के लिए जो सरकार के हाथ में पैने नुकीले औजार हैं, उनमें ईडी है, सीबीआई है, एनआईए है, निर्वाचन आयोग है, केंद्रीय सतर्कता आयोग है, ये सारे विभाग और संस्थाएं जिनका काम है सरकार से इतर स्वतंत्र रूप से अपना काम करना और पूरी विनम्रता से जो सबसे बड़ा पाया है लोकतंत्र का, न्यायपालिका, उसे भी इसमें जोड़ दीजिए। अब वहां से भी अब न्याय की आशा लोगों को नहीं रही है। तो जब सत्ता इस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग करती है तो उसका परिणाम वही होता है जो आज पश्चिम बंगाल में हुआ। मैं और आप, हम सब इस पटल पर जितने लोग हैं, अभी मीनू जी ने भी कहा, हम में से कोई भी हिंसा की हिमायत नहीं कर सकता। हम में से कोई नहीं कहेगा कि सरकारी विभागों को, सरकारी अफसरों को, चाहे वो मामूली सिपाही हो पुलिस का, चाहे वो स्कूल में पढ़ाने वाला अध्यापक हो, पटवारी हो, तहसीलदार हो, किसी के साथ भी ऐसी हिंसा स्वीकार नहीं की जा सकती। लेकिन यहां तक नौबत आई कैसे है? नौबत इसलिए आई है, उसको भी हम एक बार जांच लेते हैं राजीव जी। कई बार ये आंकड़े आ चुके हैं, कई बार प्रशांत जी गिना चुके हैं कि ईडी ने अब तक पिछले 9 साल में कितने छापे मारे, कितने लोगों पर कार्रवाई की। उसका अगर प्रतिशत निकालेंगे तो 95% लोग इन एजेंसियों के जो शिकार हुए हैं वे विपक्ष के लोग हैं, विपक्ष से संबंधित लोग हैं, चाहे वे व्यापारी हों, अधिकारी हों, या गैर भाजपा शासित राज्यों में पार्टी के पदाधिकारी, विपक्ष के मुख्यमंत्री या उनके सहयोगी हों। अच्छा, जितने लोगों पर कार्रवाई होती है उनमें सजा का अनुपात कितना है वो भी हम देखते हैं कि कितने लोगों को पनिशमेंट हुआ, कितने लोगों को सजा मिली। उसमें भी दिखता है कि अंत में जाके ये कार्रवाइयां विफल हो जाती हैं। तो जब सरकार ही इस तरह से इन्हें हथियार बनाकर इस्तेमाल करेगी, लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबाने की कोशिश करेगी, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ेंगी। खासतौर से अब चुनावी वर्ष है राजीव जी, दिन, महीने, घंटे ही बाकी हैं लोकसभा चुनाव में। बीजेपी के सामने, मोदी के सामने कई चुनौतियां हैं, जिनमें एक बड़ी चुनौती इंडिया नाम का गठबंधन है। तो अब निशाने पर वे सारे लोग हैं जो इस गठबंधन में शामिल हो सकते हैं या शामिल हैं, आगे चुनौती बन सकते हैं। तो सरकार की ये कार्रवाइयां बढ़ेंगी तो जन आक्रोश भी बढ़ेगा। अब इसकी परीक्षा जनता को भी देनी है। वो कब तक आंख मीचकर अंधभक्ति में लीन होकर गुण दोष के आधार पर सत्य और असत्य के बीच भेद नहीं करेगी, कब तक वो ये नहीं देखेगी कि सरकार और सरकार में बैठे लोग किस तरह दुभांति करते हैं, किस तरह भेदभाव करते हैं। कानून का डंडा नाम देखकर, सरनेम देखकर, दाढ़ी मूछ देखकर जब चलता है तो धीरे धीरे बहुसंख्यक समाज को भी एक ना एक दिन तो ये स्वीकार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि वो जिस तरह के निजाम में रह रहा है अंततः उसका शिकार उसे भी होना है, सबका नंबर आएगा। तो राजीव जी, मैं समझता हूं कि अब जनता के ऊपर भी छोड़ना चाहिए। उसको भी अब देखना पड़ेगा कि वो सिर्फ मंदिर के नाम पर झांझ मजीरे बजाती रहे, या ये भी देखे कि जो लोग मंदिर परोस रहे हैं, जो उंगली पकड़कर
अचकन पहने हुए, कोई शेरवानी पहने हुए सज्जन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को उंगली पकड़कर किसी घर में ले जा रहे हैं, क्या वे सचमुच देश का भला कर रहे हैं या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं? ये सोचने की जिम्मेदारी अब देश की है। हम और आप तो आवाज लगा सकते हैं, उस आवाज लगा रहे हैं। जी राजीव जी। बिल्कुल बिल्कुल जी मीनू जी, आपकी बात में एक दो बातें और जोड़ देते हैं। ये लोग नहीं आए हैं, इससे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राम माधव चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का कामकाज समझने के लिए, वहां की शासन प्रणाली को समझने के लिए चीन जाते रहे हैं। इससे पहले भी संघ के पदाधिकारी चीन जाते रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अब मुख्यमंत्री नहीं है, वे चीन के कसीदे काटते रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आजादी के बाद के इतिहास में सबसे ज्यादा बार चीन का दौरा करने वाले, सबसे ज्यादा बार चीन के शिखर पुरुष से मिलने वाले भारत के नेता हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब भी वे चीन के प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से, प्रीमियर से मिलते रहे थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मिलते रहे हैं। एक हैरत अंगेज वीडियो उनका खुद का है, नरेंद्र मोदी जी का, कि जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब गुजरात के कुछ हीरा व्यापारी चीन में गिरफ्तार थे, जेल में थे। उनकी हिमायत के लिए चीन के लोगों से नरेंद्र मोदी जी ने अनुरोध किया था, ये विनती की थी, इनका मुकदमा थोड़ा जल्दी चला दीजिए, फैसला जल्दी करवा दीजिए, और उनकी विनती को सुना गया था। मोदी जी स्वयं उस वीडियो में यह दावा कर रहे हैं कि उनके प्रयास के बाद उन 21 लोगों में से 21 जो हीरा व्यापारी थे, जिन पर तस्करी या अन्य आरोप थे चीन में, उनमें से 7 लोगों को जल्दी रिहा कर दिया गया। तो चीन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का, बीजेपी का, आरएसएस का रिश्ता इतना नैसर्गिक रिश्ता है, कुछ प्लेटोनिक लव जैसा कुछ है। हम नहीं समझ पा रहे कि उसके पीछे असली वजह क्या है, लेकिन इसी प्लेटोनिक लव के कारण प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ता है, ना कोई घुसा था ना घुसाया था। लेकिन देश की जनता को क्या हो जाता है, खुली आंखों से दिखाई दे रहा है कि चीन के प्रतिनिधिमंडल के दौरे के बाद ग्लोबल टाइम्स में कसीदे पढ़े जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के। और अगर चीन का अखबार किसी और के कसीदे पढ़ देता, किसी और पार्टी के नेता के कसीदे पढ़ देता, कसीदे काढ़ देता, तो क्या हो रहा होता इस वक्त। और नरेंद्र मोदी विश्व के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। राजीव जी, मैंने अभी 10 मिनट पहले ट्विटर पर देखा है, मुख्य धारा का एक बड़ा चैनल प्राइम टाइम में इस थंबनेल के साथ डिबेट करने जा रहा है कि नरेंद्र मोदी अगले साल विश्व के प्रधानमंत्री होंगे। क्योंकि हम लोग इतने पढ़े लिखे नहीं, हमारी जानकारी में नहीं है कि विश्व के प्रधानमंत्री का चुनाव कब होने वाला है, कैसे होता है, उसके मतदाता कौन होते हैं। लेकिन हम ये मान लेते हैं कि नरेंद्र मोदी आज ही विश्व के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो इस दौर में कुछ भी संभव है। चीन के रिश्ते की पड़ताल हम और आप कैसे कर सकते हैं? लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेजर शैतान सिंह का स्मारक वहां से हटा दिया गया। क्या आपने राष्ट्रवाद के कुनबे में कोई बुखार देखा इसको लेकर? ऐसे महान पराक्रमी परमवीर चक्र विजेता का स्मारक हटा दिया गया, किसी को बुखार नहीं आया राष्ट्रवाद। तो अभी इंतजार कीजिए, चुनाव जैसे जैसे पास आएगा और कई ऐसी चीजें होंगी। और मैं बहुत भयभीत और चिंतित हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी की आशंकाओं को लेकर कि चुनाव से पहले न जाने और क्या क्या होने वाला है, जिसको लेकर हम और आप भी कई बार रेखांकित करते रहे हैं। पर चुनाव के लिए वे किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। जी राजीव जी। जी बिल्कुल। और इसी में सीएए का मामला